नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे सम्मेलन में शामिल। पीएम मोदी की G7 समिट में लगातार 7वीं भागीदारी। ऐतिहासिक रहा पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा। व्यापार, तकनीक और इनोवेशन को लेकर कई अहम समझौते। स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए पीएम मोदी। देशवासियों को समर्पित किया अवार्ड। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से 11 घंटे तक चली पूछताछ। सीबीआई, ईडी की संयुक्त जांच से सामने आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेनदेन की सच्चाई। अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश। विमान में सवार सभी 8 क्रू सदस्यों की मौत। B-52 बॉम्बर परमाणु और पारंपरिक हथियारों को लाने ले जाने की आदत है काम। अब संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका इजराइल में टकराव। इजराइल को रास नहीं आ रही अमेरिका ईरान की युद्ध रोकने पर सहमति। इजराइल ने कहा वो अमेरिका ईरान समझौते की शर्तों से नहीं बंधा। और खेल की खबरों में फुटबॉल विश्व कप में दिखा ऐतिहासिक उलटफेर। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के एवियन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब भारत के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज सकती। फ्रांस में एवियन से संवाददाता अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। India and Prime Minister Modi can become a very, very powerful partner within G7 and then also other processes. And I think it's a good sign also that the Prime Minister is coming to Evian to attend the G7 summit in Evian in France, together with the heads of states there, and to further build the bridge beyond the G7 presidency in 2026. This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world. 2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा।
साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और AI को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार AI की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, AI गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं। फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज। तो G7 दुनिया की 7 मजबूत विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इस समूह की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। आखिर G7 का पूरा इतिहास क्या है और भारत की इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र से इतर कई अन्य बहुपक्षीय मंच हैं, जहां दुनिया की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार इन मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए भारत समेत विकासशील दुनिया की समस्याओं को उठाता रहा है। ऐसा ही एक प्रभावशाली मंच है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी। तब इन संकटों से निपटने के लिए फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं की बैठक हुई। फिर अगले साल 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह G7 की नींव पड़ी। 1997 से लेकर 2013 के बीच इस समूह में रूस के शामिल होने से ये G8 हो गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस इस समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि G7 एक अनौपचारिक समूह है, लेकिन यहाँ लिए गए फैसले वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलन में गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत समेत ग्लोबल साउथ से जुड़े जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आवाज दी है। दुनिया की करीब 10% जनसंख्या के साथ G7 देशों की GDP IMF के मुताबिक करीब $55 ट्रिलियन है। हर साल एक सदस्य देश G7 की अध्यक्षता संभालता है, जो उस वर्ष के शिखर सम्मेलन के एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करता है। यहाँ आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि कोई औपचारिक संस्था नहीं होने के चलते यहाँ लिए गए फैसले बाध्यकारी नहीं होते। चूंकि G7 देश वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणाली में बेहद अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए यहाँ लिए गए निर्णयों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। 2008 के वित्तीय संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक घटनाओं में G7 देशों ने
समन्वित वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए समय समय पर अपनी ताकत दिखाई है। 2019 में फ्रांस की अध्यक्षता में G7 में पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद से भारत लगातार हर साल गेस्ट या आउटरीच पार्टनर के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। इससे साफ है कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भारत को वैश्विक स्तर पर लिए जा रहे बड़े फैसलों में एक भागीदार के तौर पर देखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस मंच का इस्तेमाल विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों को उठाने में किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब बात उस सम्मान की करते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और भरोसे की कहानी भी बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के उच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। अब यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है और कई देश भारत को एक अहम साझेदार के रूप में भी देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला यह सम्मान उनके अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक साख की एक और बड़ी पहचान माना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया के अलग अलग देशों से मिले सम्मानों के जरिए कैसे मजबूत हुई है भारत की वैश्विक पहचान, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह सम्मान भारत और स्लोवाक गणराज्य के बीच संबंधों के व्यापक विकास में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। यह पीएम मोदी के लिए 33वां वैश्विक सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है।
और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। वहीं प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की राजधानी स्थित राष्ट्रपति आवास में एक विशेष योग सत्र का भी अवलोकन किया। स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की जरूरत को रेखांकित किया है। आपको सुनाते हैं। When it comes to the importance of multilateralism in international politics, I would like to publicly declare that the government of the Slovak Republic supports a reform of the United Nations, and we're strongly convinced that countries like India have to be, I will repeat this, they have to be the part of the Security Council of the United Nations as permanent member. और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच अब तेजी से जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के सामने पेश हुए। यहां मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे करीब 11 घंटे पूछताछ की गई। ये मामला पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि भर्ती के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया और कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति कर दी गई जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते थे, कम अंक प्राप्त करने वाले थे या जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल ही नहीं था। अब इस पूरे मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नामों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। अब बात अमृतसर की, जहां अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने दावा किया है कि 2 फोरेंसिक जांचों में वीडियो असली पाया गया और उसमें एआई से छेड़छाड़ के कोई संकेत नहीं मिले। अकाल तख्त ने सिख समुदाय से भगवंत मान से संबंध न रखने की अपील भी की है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जांच रिपोर्ट ये साबित नहीं करती कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति भगवंत मान ही है। इस फैसले के बाद कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। अकाल तख्त ने 29 जून को पंजाब के सभी सिख विधायकों तथा मंत्रिमंडल को अपने समक्ष पेश होने के लिए भी कहा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर कल बड़ा सैन्य विमान हादसा हो गया। यूएस वायुसेना का B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना के मुताबिक विमान एक नियमित टेस्ट मिशन पर था और उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान में भीषण आग लग गई और मलबा दूर दूर तक रेगिस्तानी इलाके में बिखर गया। विमान में सैन्य कर्मियों के साथ सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार भी सवार थे। दुर्घटना की वजह फिलहाल अभी साफ नहीं है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं रनवे को हुए नुकसान के कारण एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर उड़ान संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। B-52 को अमेरिकी रणनीतिक बम वर्षक बेड़े की सबसे अहम कड़ी माना जाता है और 2016 के बाद इस मॉडल का ये पहला बड़ा हादसा बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच अब टकराव के हालात फिर बन गए हैं। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को डील साइन होनी है, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान, गाजा और सीरिया में अपनी सेना पीछे हटाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिक जब तक डटे रहेंगे जब तक जरूरत होगी। साथ ही नेतन्याहू ने फिर से अपने वादे को दोहराया कि किसी भी समझौते की शर्तों के बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच पहले भी कई बार इस बात पर मतभेद रहा है कि इजराइल लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान की मुख्य मांग ही यही है कि लड़ाई बंद की जाए, जिस पर अमेरिका भी सहमत अब नजर आ रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर लड़ी जाने वाली लड़ाई ईरान के धार्मिक शासकों को सत्ता से हटा देगी और देश में होने वाले चुनावों से पहले उनकी स्थिति मजबूत करेगी। लेकिन इस युद्ध में तस्वीर वैसी फिलहाल सामने नहीं आ रही जैसा सोचा गया था, बल्कि इसके उलट हुआ ये कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू अब ट्रंप के साथ टकराव की स्थिति में है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फुटबॉल विश्व कप 2026 में कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया। स्पेन की तरफ से 27 शॉट्स देखने को मिले, जिसमें से 16 बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर थे। हालांकि इसके बावजूद स्पेन की टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की फीफा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो फीफा रैंकिंग 2 है, तो वहीं कैप वर्डे की रैंकिंग इस वक्त 67 है। फुटबॉल विश्व कप में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। सऊदी अरब की ओर से अब्दुल्लाह अल अमरी ने 41वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। 2022 में कतर में हुए विश्व कप में सऊदी अरब ने पहले ही मैच अर्जेंटीना को मात देकर सबको चौंका दिया था। ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब की टीम एक बार फिर उलटफेर के साथ ही विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगी, लेकिन उरुग्वे के लिए अराउजो ने 80वें मिनट में बराबरी का गोल दागने में कामयाबी पाई। दूसरे हाफ में उरुग्वे की ओर से टारगेट पर 28 शॉट्स देखने को मिले। फीफा विश्व कप के ग्रुप जी में एक बड़ा उलटफेर होते होते बचा। सितारों से सजी बेल्जियम और विश्व कप में अब तक कोई मैच न जीतने वाली मिस्र के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। मिस्र ने 20वें मिनट में इमाम उशूर के गोल की मदद से बढ़त हासिल कर ली। 66वें मिनट में रोमेलू लुकाकू द्वारा बनाए गए दबाव के बीच मिस्र के मोहम्मद हानी आत्मघाती गोल कर बैठे, जिसके चलते स्कोर 1-1 हो गया और मैच ड्रॉ रहा। अगर मिस्र की टीम ये मैच जीत जाती तो उनकी ये विश्व कप में पहली जीत होती।
मिस्र की टीम ने 1934 में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया था। मिस्र को 92 साल और 8 मुकाबलों के बाद अब भी विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।